हाँ नमस्कार बेटाओ। आज अपन 12th क्लास का बायोलॉजी का अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो अपन पिछले लेक्चर का अगर थोड़ा सा ध्यान करें, अपन कहाँ तक पहुँच गए थे। एक शब्द आ गया था सूक्ष्म प्रवर्धन। कौन सा? सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, इसमें मैंने बताया था पात्रे संवर्धन भी कहते हैं, ऊतक संवर्धन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले चैप्टर जो पढ़ा है वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको समझाया है। तो आप इसको पहले लेक्चर वाला जो सूक्ष्म प्रवर्धन है वही है ना। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ मैं। इसमें आपको ध्यान हो तो कर्तोतक बनता है, कर्तोतक की आवश्यकता पड़ती है, एक्सप्लांट कहते हैं। कर्तोतक क्या होते हैं? पादप के कायिक भागों के खंड ये होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? पोष माध्यम की। पोष माध्यम क्या है? पादप की आवश्यकता के अनुसार, पादप की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व आसुत जल में, आसुत जल में घोलते हैं। ठीक है, तो जो विलयन तैयार होता है वो क्या कहलाता है? पोष माध्यम। यदि इसको ठोस करना हो तो क्या कर देते हैं? इसमें क्या मिलाते हैं? अगार अगार मिलाते हैं, है ना। इसके अलावा हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कांच के पात्रों की। इसके अलावा एक उपकरण होता है जिसको कहते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव से क्या प्रक्रिया होगी? निर्जमीकरण की, स्टरलाइजेशन की। ठीक है, उसके बाद किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक शब्द आता है लैमिनार वायु प्रवाह कैबिनेट। किस लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी? कर्तोतक को पोष माध्यम पर जब रखा जाता है तो लैमिनार वायु प्रवाह कैबिनेट पर काम किया जाता है वो। इसके लिए या फिर एक क्या होगा? एक होता है संवर्धन कक्ष। संवर्धन कक्ष, है ना। तो ये सारी बातें उसमें आई थी। तो अपन इस सूक्ष्म प्रवर्धन को पहले चैप्टर के जो वीडियो है उनमें लास्ट वाला पहला चैप्टर जहाँ अपन ख़त्म कर रहे हैं जिस वीडियो में, उसमें है। ठीक है, वो शायद लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में आपको सूक्ष्म प्रवर्धन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखें। सूक्ष्म प्रवर्धन लेक्चर नंबर 3 से पढ़ लेना आप, या आपने जो पढ़ा होगा नोट किया होगा तो वही है ये। चलिए, इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है इसी में, वो टॉपिक आएगा एक टॉपिक है बहुभ्रूणता। अंग्रेजी में कहते हैं इसको पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है बहुभ्रूणता? इसके दो शब्द हैं, बहु और भ्रूणता। बहु माने क्या होता है? जिसमें भी बहु शब्द लगता है, पॉली, उसका अर्थ होता है एक से अधिक, है ना। और भ्रूणता का मतलब भ्रूण, यानी किसी बीज में यदि एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हैं तो वो स्थिति, वो अवस्था क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। परिभाषा क्या हो गई? सिंपल वर्ड में, किसी बीज में एक से अधिक
किसी बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। सामान्यतः अपन देखते हैं या अपन पढ़ते हैं कि एक बीज में एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, सामान्य प्रक्रिया। लेकिन एक से अधिक भ्रूण यदि किसी कारण से किसी बीज में उपस्थित होते हैं या निर्मित होते हैं या बनते हैं तो वो स्थिति कहलाती है बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता अनावृत बीजी पौधों में सामान्य रूप से पाई जाती है। अनावृत बीजी का अर्थ हो गया, जैसे ही यहाँ लिख दें हम अनावृत बीजी। अनावृत बीजी उदाहरण किसका ले सकते हैं? जैसे साइकस, पाइनस, एफिड्रा आदि, ये सब क्या है? अनावृत बीजी के उदाहरण हैं। तो इनमें बहुभ्रूणता सामान्य रूप से पाई जाती है, यानी अनावृत बीजी पौधों का बहुभ्रूणता क्या है? एक सामान्य लक्षण है, पाई जाती है। ठीक है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में बहुत कम या कुछ विशिष्ट पौधों में ही पाई जाती है। अब आता है नंबर किसका? खोज। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये नाम आपने पहले भी पढ़ा है। किस लिए आया था? ये वे प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। ठीक है, अपने द्वारा बनाए गए सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो सर्वप्रथम एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में बहुभ्रूणता को रिपोर्ट किया था। ठीक है, खोज में क्या पढ़ा हमने? सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में बहुभ्रूणता को रिपोर्ट किया था सबसे पहले। फिर उसके बाद बहुभ्रूणता पर अध्ययन होते गए और अध्ययन होने से आगे फिर एक नाम आता है, एक वैज्ञानिक है ब्राउन एवं साथी। ब्राउन एवं साथियों ने बहुभ्रूणता को 4 प्रकारों में बांट दिया। यानी ब्राउन एवं साथियों ने क्या कर दिया? बहुभ्रूणता को वर्गीकृत कर दिया। बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों के आधार पर क्या कर दिया है उन्होंने? इनको 4 प्रकारों में बांट दिया। ठीक है, अब आगे अपन ब्राउन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। बहुभ्रूणता के कितने प्रकार बनाए? इसमें जो पहला प्रकार आता है, यहाँ लिख देते हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? अनुसार। पहला पहला क्या हो गया? विदलन बहुभ्रूणता, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। विदलन का अर्थ क्या होता है? बहुभ्रूणता की परिभाषा हमने पहले पढ़ ली। विदलन क्या होता है?
विदलन और विभाजन, ये दोनों प्रक्रियाएं जब प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं तो समान रूप से, प्रोसेस समान है लेकिन इनमें अंतर भी हैं। अंतर क्या हैं? जैसे हम विदलन की बात करें तो एक कोशिका, इसमें अगर विदलन होगा तो एक से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2। ठीक है। फिर मान लीजिए विदलन हो गया, 2 से बन गई 4। अब आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक विदलन, जैसे मान लो पहले कोशिका एक इतनी बड़ी थी, फिर एक विदलन हुआ, एक ये हो गई और एक ये हो गई, आकार घटा। फिर तीसरा विदलन हुआ तो 4 बन गई, आकार फिर घट गया। यानी विदलन की जब प्रक्रिया होती है तो प्रत्येक विदलन के पश्चात क्या होता है? बनने वाले कोशिका का या खंड का आकार घटता है। ठीक है। विभाजन में क्या होता है? एक कोशिका विभाजित हुई, कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2 बनेंगी, और बनने वाली दोनों कोशिकाओं का आकार किसके समान होगा? मदर सेल के समान, मात्र कोशिका के समान। प्रक्रिया वही है, ये 2 में विभाजित होकर के 2 बना रही है, लेकिन जब 2 कोशिकाएं बन जाती है वो तो धीरे धीरे आकार बढ़ता है और किसके समान हो जाता है? मात्र कोशिका के समान। लेकिन विदलन में क्या होगा? आकार नहीं बढ़ता है, आकार घटता है। अब इसकी एक और विशेषता, यदि विदलन के बाद ये खंड अलग हो जाए, 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 चारों खंड यदि अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होगा? ये निर्मित होकर के क्या करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। ये भी एक भ्रूण बनाएगा, ये भी एक भ्रूण बनाएगा, और ये भी क्या करेगा? एक भ्रूण बनाएगा, है ना। और यदि विदलन के बाद ये अलग अलग नहीं होते हैं तो इस पूरे से एक ही भ्रूण बनेगा। और यदि विदलन के पश्चात ये खंड अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक खंड एक भ्रूण का निर्माण कर लेता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता। जब प्राक भ्रूण, ध्यान देना, प्राक भ्रूण किसको कहते हैं? भ्रूण से पहले की अवस्थाएं, विकास के पहले की अवस्थाएं प्राक भ्रूण कहलाती हैं। प्राक भ्रूण के विदलन से निर्मित प्रत्येक खंड एक नए भ्रूण का निर्माण करे। नए भ्रूण का निर्माण करे। ठीक है। तो ये हो गई विदलन बहुभ्रूणता। अब आप इसको, विभाजन को यदि हम हटा दें तो विदलन की प्रक्रिया आपके इस तरीके से होगी। अगर ये खंड अलग नहीं हो तो इससे पूरे से केवल एक भ्रूण बनेगा, और विदलन के पश्चात यदि खंड अलग अलग हो जाए किसी कारण से तो क्या होगा? प्रत्येक खंड एक नए भ्रूण का निर्माण कर देता है। तो स्थिति क्या हो गई? स्थिति ये हो गई कि उस एक ही बीज में कितने भ्रूण हो जाएंगे? 4। यदि एक विदलन के बाद भ्रूण बन रहे हैं तो कितने भ्रूण बनेंगे? 2। ठीक है। यानी जितने खंड उतने भ्रूण। विदलन बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हैं जेफरे ने रिपोर्ट किया था। किसने रिपोर्ट किया? एक जेफरे नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने विदलन बहुभ्रूणता को रिपोर्ट किया था। ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरे पर। दूसरा जो प्रकार है नंबर 2, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी
अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण होने से। ठीक है, कैसे? एक भ्रूणकोश बना लें हम, 3 कोशिकाएं, केवल हमें इसी से मतलब है। ये कोशिका कौन सी है? क्या लिखते हैं इसको? अंड कोशिका। और ये दोनों क्या हैं? सहायक कोशिकाएं हैं। अब यदि मान लो नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर के तो क्या बना रहा है? अंड कोशिका किस में बदल जाएगी निषेचन के पश्चात? युग्मज में। और युग्मज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ये तो सामान्य प्रक्रिया हो गई, यानी इस भ्रूणकोश में एक भ्रूण सामान्य प्रक्रिया से बन रहा है। लेकिन यदि किसी कारण से ये जो 2 सहायक कोशिकाएं हैं, इनमें से कोई एक या दोनों किस रूप में विकसित हो जाएं? भ्रूण के रूप में विकसित हो जाएं। किस रूप में विकसित हो जाएं? भ्रूण के रूप में यदि विकसित हो जाती हैं तो कितने भ्रूण हो जाएंगे? अगर एक सहायक कोशिका होती है तो 2, और यदि दोनों सहायक कोशिकाओं से भ्रूण बनता है तो कितने भ्रूण बन गए? 3। क्या स्थिति हो गई? बहुभ्रूणता की स्थिति हो जाती है ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन तीसरे पर। तीसरा जो है नंबर 3। अब भ्रूणकोश के अंदर की कोशिका से भ्रूण, ये जो लाइन है। अब चलते हैं कहाँ? भ्रूणकोश से बाहर की कोशिका। तो यहाँ लिखेंगे भ्रूणकोश के बाहर क्या क्या है? एक तो आता है बीजांडकाय, एक आता है अध्यावरण। भ्रूणकोश के बाहर की किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होने पर क्या हो जाएगा? बहुभ्रूणता की स्थिति बन जाएगी, है ना। अब ये दोनों प्रक्रियाएं अपन इसी चैप्टर में थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी का मतलब सहायक कोशिका, है ना। सहायक कोशिका कैसी होती है? अगुणित होती है। तो ये हमने पढ़ा था युग्मकोद्भिद आसंग जनन में, ध्यान आया। अब यहाँ आ रहा है बीजांड या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से क्या हो रहा है? भ्रूण का निर्माण। ये पढ़ा था अपन ने बीजांडोद्भिद आसंग जनन में, है ना। तो यदि एक जो क्या है भ्रूण, वो तो बना किससे? अंड कोशिका और नर युग्मक के संयोजन से युग्मज बना, युग्मज से भ्रूण बन गया। वो सामान्य प्रक्रिया तो है ही। उसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए बीजांडकाय की कोई कोशिका या अध्यावरण की कोई भी कोशिका जो कैसी हैं? द्विगुणित हैं, भ्रूण के रूप में यदि विकसित हो जाती हैं तो भ्रूणों की संख्या कैसी हो गई? 1 से ज़्यादा हो गई। ठीक है। और चौथा जो प्रकार है अंतिम में क्या होगा? यदि बीजांड में एक से अधिक क्या बन जाए? भ्रूण कोश निर्मित हो जाए, तब भी क्या होगा? बहुभ्रूणता की स्थिति आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? हम पढ़ रहे थे मादा युग्मकोद्भिद का विकास, और उससे पहले पढ़ा था हमने गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में ध्यान देना क्या होता है? एक कोशिका, जिसको नाम ही लिख लेते हैं, नाम
होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कैसी है? द्विगुणित। आगे विभाजन कौन सा हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। कितने बने? 4। गुरु बीजाणु कैसे हो गई ये? अगुणित। ठीक है। आगे इनमें से एक गुरु बीजाणु कैसा रहता है? सक्रिय। कैसा रहता है? सक्रिय। और इसी एक गुरु बीजाणु से आगे क्या बन जाता है? भ्रूण कोश, जिसके अंदर क्या होती है? अंडकोशिका। ये सामान्य प्रक्रिया अपन ने किस में पढ़ी है? गुरु बीजाणु जनन और फिर उससे भ्रूणकोश बनेगा, जिसको कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अब इसमें हमने ये पढ़ा था कि 4 जो गुरु बीजाणु बनते हैं एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और इसमें से ऊपर के निभाग की ओर के 3 गुरु बीजाणु विघटित हो जाते हैं। उसका कारण सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा उन 3 गुरु बीजाणुओं का पोषण के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। सक्रिय कितना बचा? 1 से क्या बन गया? 1 भ्रूणकोश। अगर मान लीजिए यहाँ 4 में से जो 3 विघटित हो रहे हैं, मान लीजिए 2 विघटित हुए, अगर मान लो इसमें से केवल 2 गुरु बीजाणु विघटित हुए तो सक्रिय कितने रह गए? 2। तो भ्रूणकोश कितने बनेंगे? 2। यदि मान लीजिए 3 सक्रिय रह गए, विघटन 1 का ही हुआ, तो 3 गुरु बीजाणु सक्रिय हो गए, कितने भ्रूणकोश बनेंगे? 3। यदि मान लीजिए चारों के चारों गुरु बीजाणु क्या हो गए? सक्रिय रह गए, किसी का भी विघटन नहीं हुआ, अगर चारों सक्रिय रहते हैं तो कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? 4। भ्रूणकोश कितने हो जाएंगे? 4। अगर 4 भ्रूणकोश हैं तो चारों में अंडकोशिकाएं भी कितनी हो गई? 4 हो गई, एक सब में। तो 4 क्या बनेंगे? निषेचन के पश्चात युग्मज, और चारों युग्मज से 4 भ्रूण विकसित होंगे, है ना। तो स्थिति कौन सी हो गई? बहुभ्रूणता, है ना। तो एक तरीका ये भी आता है कि यदि क्या हो जाए, बीजांड में 1 से अधिक भ्रूणकोश निर्मित हो जाएं, और 1 से अधिक भ्रूणकोश निर्मित होने का कारण ये हो सकता है किसी कारण से सक्रिय गुरु बीजाणुओं की संख्या बढ़ जाए और विघटित होने वाले गुरु बीजाणुओं की संख्या घट जाए, तब भी बहुभ्रूणता की स्थिति बनती है। ठीक है। तो ब्राउन एवं साथियों ने बहुभ्रूणता को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है और इसमें ये 4 आते हैं। विदलन बहुभ्रूणता, दूसरा भ्रूण कोशिका में अंड कोशिका के अतिरिक्त, तो ये क्या हो गई? युग्मकोद्भिद आसंजनन हो गया एक तरह से। भ्रूण कोश के बाहर ये वाली कोशिकाएं बीजाणुद्भिद आसंजनन हो गया, और यदि बीजांड में क्या हो जाए 1 से अधिक भ्रूण कोश, वो ये तरीका रहेगा। ठीक है। तो ये भ्रूण कोश इसका बहुभ्रूणता का क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। अब अंत में क्या आता है? अब अंत में आता है बहुभ्रूणता का महत्व। क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। उसको देखते हैं अब। हाँ जी, तो बहुभ्रूणता का जो महत्व है, इसमें कई बातें आ जाती हैं। जैसे नंबर 1, ये पादप प्रजनन, इसके अलावा उद्यानिकी लिख सकते हैं इसको, वानिकी, इन सब में क्या है? इसका बहुत विशेष महत्व होता है बहुभ्रूणता का, है ना। और उसके अलावा जो बहुभ्रूणता की स्थिति है तो उसमें एक भ्रूण के द्वारा, एक भ्रूण तो ऐसा है जो एक वास्तविक निषेचन के द्वारा बन रहा है, बाकी की 3 जो अवस्थाएं हैं, बाकी की 2 अवस्थाएं हैं, वो कैसी हैं? कायिक जनन की तरह हैं। तो इनमें क्या होता है? मात्र पादप के जो लक्षण होते हैं
वो कैसे रहते हैं? संरक्षित रहते हैं, संरक्षित। इसके अलावा तीसरा हमने दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कि अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी भी अन्य कोशिका के, कहाँ? भ्रूण कोश के अंदर। तो मान लीजिए सहायक कोशिका से भ्रूण विकसित हो रहा है तो कैसा भ्रूण बनेगा? अगुणित। तो इससे हम कैसे पौधे प्राप्त कर सकते हैं? अगुणित पौधे भी प्राप्त होते हैं। और अगुणित पौधे किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? पादप प्रजनन के लिए। तो इस प्रकार से ये क्या है? कुछ महत्व हैं, मुख्य यही रहते हैं, और एक दो और हैं, उनको आप नोट्स में देख लेना। तो कुल मिलाकर के ये आपकी आज जो पहली यूनिट है, आपकी पहली जो यूनिट है वो लगभग क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है ना? लगभग नहीं, कंप्लीट हो गई। 12th क्लास की पहली यूनिट जिसका नाम था आवृतबीजी पौधों में जनन, वो कंप्लीट हो गई आपकी पहली यूनिट। आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं। आपको नोट्स सोमवार या मंगलवार में PDF के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएंगे निश्चित रूप से। तो आप ये सारे जो वीडियो हैं उनको आप देखते ही जा रहे हैं। नोट्स आ जाएं आपके पास, आप फेयर कॉपी पे उनको नोट्स को लिखें और इस फर्स्ट यूनिट को पढ़ के अपनी कंप्लीट करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।